हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास की वीडियो में आप लोग मौलिक अधिकार के बारे में जाना। मौलिक अधिकार के संदर्भ में ही ये उसी का दूसरा भाग होगा जो आज आप लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग आज जानते हैं समानता के अधिकार को। ठीक है, समानता के अधिकार। इससे पहले जो मौलिक अधिकार हैं यानी कि समानता के अधिकार को जानने से पहले आप ये समझिए कि जो मौलिक अधिकार हैं ये आर्टिकल 12 से 35 तक है, लेकिन जो समानता का अधिकार है ये 14 से 18 तक है। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 12 और 13 को देखते हैं, उसके बाद 14 से शुरुआत करेंगे। तो आर्टिकल 12, चूँकि आप लोग जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार है यह मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार है ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, इसलिए इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर आप केवल ये लिख सकते हैं कि इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है। क्यों? क्योंकि जो मौलिक अधिकार है ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। अब यहीं पर आर्टिकल 13 को डिस्कस कर लें हम लोग। तो इसमें बताया गया है कि यदि मूल अधिकार का अल्पीकरण हो। ठीक है, क्या हो? अल्पीकरण हो, यानी कि इसे आप न्यूनीकरण भी कर सकते हैं, अल्पीकरण भी कर सकते हैं, सीमांकन भी कर सकते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार को कम किया जाए। कि जो मौलिक अधिकार का अल्पीकरण हो, तब यदि जब मौलिक अधिकार का अल्पीकरण होगा तो ऐसी स्थिति में जो कानून मूल अधिकार का अल्पीकरण करेगा या न्यूनीकरण करेगा तो वह कानून स्वतः शून्य हो जाएगा या निरस्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आर्टिकल 368 यानी कि 368 के तहत संविधान में किसी भी भाग को संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 368 संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकता है, जो संसद के द्वारा या संसद के माध्यम से होता है। लेकिन संसद ऐसे नियम या कानून नहीं बना सकता है जो मूल अधिकार को संशोधित कर सके, मूल अधिकार का अल्पीकरण कर सके, मूल अधिकार का न्यूनीकरण कर सके। यदि ऐसा कानून बनाता है तो वह जो कानून होगा स्वतः शून्य हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। बस आर्टिकल 13 यही कहता है। थोड़ा सा इसको और समझें तो संविधान ठीक है बनने के बाद या संविधान के पूर्व, ठीक है, संविधान बनने के बाद या संविधान बनने के पूर्व कोई भी ऐसा नियम या कानून यदि लागू होता है जिससे मौलिक अधिकार का हनन हो, मौलिक अधिकार में कह सकते हैं कि अल्पीकरण हो, मौलिक अधिकार का न्यूनीकरण हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो जो कानून होगा, जो नियम होगा, वो स्वतः शून्य हो जाएगा या निरस्त हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, आर्टिकल 13। ठीक है, तो हम लोगों ने 12 और 13 को देखा, आर्टिकल 12 और 13 को देखा। अब हम लोग समानता के अधिकार के बारे में जानते हैं। तो भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार है ना, ये मुख्य रूप से 5 रूपों में है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ये सही रहेगा। चलिए,
थोड़ा सा इनमें कुछ चीज़ों को आप ऐड कर लें तो अच्छा रहेगा। आर्टिकल 13, तो जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को या सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, की शक्ति प्राप्त है। ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस आर्टिकल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होता है। तो आर्टिकल 13 के माध्यम से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को मिलता है। और ये जो न्यायिक पुनरावलोकन जैसी प्रक्रिया लिया गया है तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब आइए अब हम लोग समानता के अधिकार को देखते हैं। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो ये जो समानता का अधिकार है, यहाँ आप लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान में समानता के या समानता के अधिकार को समानता के अधिकार को 5 अनुच्छेदों में या 5 अनुच्छेदों द्वारा प्राप्त है। समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है या प्राप्त है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रदान किया गया। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार है वो कुल 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये पांचों अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। ठीक, जो आर्टिकल 14 है इसमें हो जाएगा विधि के समता का अधिकार, समता का अधिकार। 15 हो जाएगा कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। ठीक है, यानी कि जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 में बताया गया है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, उसके जेंडर, उसके जाति, उसके जन्म स्थान या उसके वंश के आधार पर आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यदि भेदभाव करते हैं तो कहीं न कहीं आप उसके मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें जैसे धर्म, तो धर्म इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष की बात की गई है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि उस राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, तो इसलिए धर्म के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। वंश के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। पता चले कि आज से 300 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले
यदि कोई एक बहुत क्रूर राजा था और उस राजा का वंश अभी तक चलता चला आ रहा है, तो आप उससे घृणा नहीं कर सकते हैं, नफरत नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी छावा, जिसमें औरंगजेब को बहुत ही क्रूर दिखाया गया है। अब चूंकि उस समय की ऐसी स्थिति थी, उस समय लोकतंत्र था नहीं, जैसा मन करे वैसा लोग करते थे, बहुत ही क्रूर दिखाया गया है। अब यदि उस औरंगजेब का कोई वंशज होगा, तो यदि उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। जाति के आधार पर भी आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लिंग यानी कि वो पुरुष है, महिला है या थर्ड जेंडर है, तो इसके आधार पर भी आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जन्म स्थान के आधार पर, मतलब कि जन्म स्थान का मतलब ये हुआ कि यदि उसका जन्म कहीं पर भारत में कहीं पर भी हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि उसके स्थान के विशेष चीज़ों को लेकर के आप संबोधित करेंगे। जैसे लोग संबोधित कर देते हैं कि वो बिहारी है या बिहारी, तो यदि बिहारी कहना भी एक तरीके से क्या है कि आप मौलिक अधिकारों का क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हनन कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से संबोधन नहीं कर सकते हैं। तो वही बात कहा जा रहा है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में क्या है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देखते हैं कि जो आरक्षण प्राप्त किए गए हैं या आरक्षण जो दिए गए हैं, तो वे कहीं ना कहीं इसी लोक नियोजन में अवसर की समानता को बनाए रखने के लिए ही आरक्षण प्रदान किए गए हैं। चाहे वह ओबीसी का आरक्षण हो, चाहे एससी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हो। अभी उसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। 17 तो आप लोग जानते ही होंगे कि अस्पृश्यता का अंत है। किसका अंत है? अस्पृश्यता का अंत है। अब अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, हाँ, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक स्थानों पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले कुएं से लोग पानी पीते थे, तो उसके लिए भी लोग भेदभाव करते थे, छुआछूत जैसी प्रथाओं को लागू करते थे। मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी, सार्वजनिक रूप से कहीं पर बैठने की इजाज़त नहीं थी, यानी कि जो सार्वजनिक स्थल थे वहाँ पर बैठने की इजाज़त नहीं थी। तो वे सभी कहीं ना कहीं छुआछूत के रूप में ही आते थे। इसलिए उसका भी अंत कर दिया गया है। किसके द्वारा? आर्टिकल 17 के द्वारा। अब आर्टिकल 18 है, ठीक है। आर्टिकल जो 18 है, इसमें उपाधियों का अंत है। किसका अंत है? उपाधियों का अंत है। अच्छा, उपाधि का मतलब क्या? उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक है। तो जैसे कि किसी को कोई उपाधि मिल गया, तो वो अपने नाम के आगे उस उपाधि का प्रयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। पुरस्कार लेना अलग चीज़ है, पुरस्कार दिया जा सकता है, पुरस्कार लिया जा सकता है, लेकिन यदि उपाधि आपको मिला है तो आप नाम के साथ उस उपाधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसी के बारे में बताया गया है कि उपाधियों का अंत, ठीक है। अब आइए हम लोग पुनः इन सभी को एक विस्तृत रूप में समझते हैं कि क्या है ये चीज़ें। इसको मैं मिटा रहा हूँ या फिर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जो 14 है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लीजिए। यहाँ पर आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 14। तो जो ये आर्टिकल 14 है, इसमें समानता का अधिकार है, ठीक है। समानता का अधिकार में मुझे मिटाना ही पड़ेगा तभी हो पाएगा काम। चलिए मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से। समानता का अधिकार, आर्टिकल 14। अब यहाँ पर ये जो समानता का जो अधिकार है, यदि
समानता के अधिकार का जो तात्पर्य होता है, तात्पर्य कि भारत के भूभाग में जहाँ तक भारत की संप्रभुता है, ठीक है ना, जहाँ तक भारत की संप्रभुता है उस क्षेत्र तक जितने भी नागरिक हैं उन नागरिकों को एक समान अधिकार दिया जाए और उन्हें समान अवसर प्राप्त या समान अवसर उन्हें प्रोवाइड कराया जाए। तो इसका तात्पर्य हो सकता है कि देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले और समान अवसर प्राप्त हो सके या प्राप्त हो। ठीक है, तो समानता के अधिकार का तात्पर्य यही होता है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले और समान अवसर प्राप्त हो, इसी को समानता कहते हैं। अब यदि आप इनमें देखें तो एक शब्द होता है समानता, एक शब्द होता है समता, तो दोनों में भी थोड़ा सा अंतर है, यानी कि आवश्यकता के आधार पर यदि आप पूर्ति कर रहे हैं तो समता में आ जाएगा। ठीक, अब इसके बारे में मैं कभी आप लोगों को बताऊंगा समता और समानता को लेकर। अभी फिलहाल में तो मैं आर्टिकल 14 की बात कर रहा हूं। तो समानता का अधिकार, अब इनमें आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल 14, ये आर्टिकल 14 में दो प्रकार की समानता की बात की जाएगी। ठीक है, एक तो होगा विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, दूसरा विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण। अब ये जो विधि के समक्ष समानता है इसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं और इसे रूल ऑफ प्रोटेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? रूल ऑफ प्रोटेक्शन। तो विधि के समक्ष जो समानता है, आप इनमें ये भी ऐड कर लीजिए कि इसे ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। रूल ऑफ लॉ को कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। और रूल ऑफ प्रोटेक्शन इसे अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। ठीक, अब विधि के समक्ष समानता या रूल ऑफ लॉ का मतलब ये हुआ कि विधि के समक्ष सभी समान हैं। ठीक है, विधि से ऊपर कोई नहीं, विधि से बड़ा कोई नहीं है, सबसे सर्वोपरि विधि है, कानून है, उसी के नीचे सब लोग हैं। अब जैसे आप लोग पिक्चरों में अक्सर ये डायलॉग सुनते होंगे कि कानून के जो हाथ हैं वो बहुत लंबे होते हैं। तो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और इस डायलॉग का प्रयोग कौन करता है? कोई चोर करता है, कोई गुंडा करता है, कोई मवाली करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस डायलॉग का प्रयोग तो पुलिस करता है। तो इसका मतलब क्या पुलिस ही कानून है? क्या पुलिस ही विधि है? क्या पुलिस ही संविधान है? तो ऐसा नहीं है। पुलिस तो बल्कि उस विधि को क्रियान्वित करने का मात्र एक माध्यम होता है। पुलिस भी उससे नीचे है, कानून से नीचे पुलिस भी है। और सभी जो राजतांत्रिक जो नेता हैं वे भी इसी विधि के नीचे हैं और इसी विधि के अनुसार काम करते हैं। लेकिन इनमें भी कुछ अपवाद है। क्या अपवाद है? कि इनमें एक राज्यपाल और एक राष्ट्रपति, ये दोनों लोगों को एक विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान की गई है और वो शक्ति तभी तक रहेगी जब तक ये अपने पद पर आसीन रहेंगे। यदि पद पर ये आसीन है तो कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो लिए गए निर्णय होते हैं, किए गए जो कार्य होते हैं, इसकी जवाबदेही न्यायालय के प्रति नहीं बनती है। जब तक ये अपने पद पर हैं, इन पर किसी भी प्रकार का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। यदि मान लेते हैं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल ने कोई एक गैर संवैधानिक कार्य किया तो उस गैर संवैधानिक कार्यों को लेकर वे न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे।
जब जवाबदेही नहीं होंगे तो उन पर मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है, और जब मुकदमा नहीं चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनके पास क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यदि ये चाहे तो किसी भी मुजरिम होते हैं तो उनकी सज़ा को ये कम कर सकते हैं, क्षमादान की शक्ति दे सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। तो वो जो शक्ति होती है वो राज्यपाल और किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। तो यदि कभी राष्ट्रपति ने ऐसा काम कर दिया, राज्यपाल ने ऐसा काम कर दिया, तो वो भी स्वतः खुद को क्षमा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो दे देंगे तो वो तो उस चीज़ से बरी हो जाएंगे। तो इसके लिए भी एक कानून बनाया गया। क्या कानून बनाया गया कि यदि ऐसी स्थिति में इन लोगों से भी कोई गलती हो जाती है तो आप सबसे पहले राष्ट्रपति के लिए आप महाभियोग लाएंगे। महाभियोग प्रक्रिया के तहत आप उनको उनके पद से हटाएंगे। अब उसके बाद उन्हें आप न्यायालय में खड़ा करेंगे और उन पर मुकदमा भी दायर करेंगे। फिर सामान्य प्रक्रिया जो जैसे अन्य लोगों पर लागू होती है वैसी सामान्य न्यायिक प्रक्रिया इन पर भी लागू हो सकती है, लेकिन मात्र ये एक अपवाद है। अभी तक ऐसा केस देखने को नहीं मिला। तो विधि के समक्ष समानता का मतलब भी होता है कि विधि के ऊपर कोई नहीं है, विधि के सभी नीचे हैं, सर्वोपरि क्या है, विधि है। ठीक, अब ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब ये जो विधि के समक्ष समानता है इसे प्रक्रियात्मक न्याय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रक्रियात्मक न्याय कहा जाता है। इसे प्रक्रियात्मक न्याय कहा जाता है। और इसे क्या कहेंगे, तो आप इसे विवरणात्मक न्याय कहेंगे। क्या कहेंगे, विवरणात्मक न्याय। ठीक, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता। एक मिनट, विवरणात्मक नहीं बल्कि वितरण होगा ना, वितरणात्मक न्याय होगा। ठीक, ये वितरणात्मक न्याय है और ये प्रक्रियात्मक न्याय है। अब आइए हम लोग चलते हैं आर्टिकल 15 पर। तो आर्टिकल 15 के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी से नहीं रख सकते हैं। ठीक है, सार्वजनिक स्थलों पर, दुकानों पर आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब इसी में आर्टिकल 15 में कुछ चीज़ों को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। आर्टिकल 15 है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आर्टिकल 15 के तहत क्या होता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब इस आर्टिकल 50 में कुछ चीज़ें हैं जो फैक्ट हैं, उसको नोट कर लेंगे आप लोग कि आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4). ठीक है, आर्टिकल 15(4) प्लस आर्टिकल, जब 16 पढ़ाएंगे तब ना, फिर भी आप लोग नोट कर लीजिए आर्टिकल 16(4). तो इन दोनों अनुच्छेदों में ओबीसी को आरक्षण प्राप्त है। ठीक, अब 15 के 6 और 16 के 6, 15 के 6 और 16 के 6 में इन दोनों में EWS को आरक्षण मिला, आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा EWS को 10% का आरक्षण प्राप्त है। 10% का क्या है, आरक्षण प्राप्त है 15 के 6 और 16 के 6 में। तो 15 के 6 में, इस 15 के 6 में EWS को शैक्षिक कार्यों में आरक्षण प्राप्त है, शैक्षिक कार्यों में है।
और 16 के 6 में नौकरी में है। इसमें है नौकरी, और वो भी नौकरी कैसी होनी चाहिए? सरकारी होनी चाहिए। प्राइवेट नौकरी में आरक्षण कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो शैक्षिक कार्यों में 15 के 6 के तहत शैक्षिक कार्यों में EWS को आरक्षण प्राप्त है 10%, 16 के 6 में नौकरी में 10% का आरक्षण प्राप्त है। 101वां संविधान संशोधन 2019 में, ठीक है, आर्थिक रूप से जो कमजोर सवर्ण थे उन्हें 10% का आरक्षण दिया गया। यदि यहाँ पर एक शब्द है, मैं यहाँ पर एक शब्द लिखूँ कि न्याय, ठीक है, न्याय क्या होता है? न्याय को आप परिभाषित करें या न्याय होता क्या है, जस्टिस क्या होता है? तो जस्टिस का मतलब होता है कि तार्किक भेदभाव। कैसा भेदभाव? तार्किक भेदभाव। आप भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन वो भेदभाव तार्किक है या अतार्किक है। यदि वो तार्किक भेदभाव है तो वो न्याय की श्रेणी में आएगा, यदि वो अतार्किक है तो अन्याय हो जाएगा। ठीक है, तो न्याय का मतलब होता है तार्किक भेदभाव। तार्किक रूप से किसी के साथ किया गया भेदभाव अन्याय नहीं होता है, बल्कि वो न्याय होता है। तो यहाँ पर जो 10% का आरक्षण दिया गया है, कहीं ना कहीं ये तार्किक रूप से है। ठीक है ना, ये तार्किक रूप से है। EWS को आर्थिक रूप से दिया गया है आरक्षण, वो भी तार्किक है। और SC ST को जो आरक्षण प्रदान किए गए हैं वह सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आधार पर किए गए हैं और वो भी तार्किक है। ठीक है, तो तार्किक भेदभाव जहाँ पे होगा वहीं न्याय होता है। तो आर्टिकल 15 में तो वैसे हैं तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप उन बहुत सारी चीज़ों को जान करके भी क्या करेंगे, इसमें 15 का कुछ आर्टिकल है, यहाँ पर मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। हाँ, आर्टिकल 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में लिंग के आधार पर भी भेदभाव हो जाता है, जैसे आर्टिकल 15(3). आर्टिकल 15(3). तो आर्टिकल 15(3) के तहत जेंडर के आधार पर भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर भेदभाव हो सकता है। ये अपवाद है, ठीक है ना, लिंग के आधार पर भेदभाव। जैसे आप कभी रोडवेज बस का सफ़र करते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि आगे की कुछ सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित की जाती है। तो आखिर महिलाओं के लिए आगे की जो 2 या 3 सीटें होती हैं सुरक्षित की जा रही है, और कुछ पत्रकारों के लिए किया जा रहा है, कुछ सांसद विधायकों के लिए भी रखा जाता है सुरक्षित सीटें, है ना। तो हालांकि अब वो अलग चीज़ें हैं, मैं यहीं से बता रहा हूँ लिंग के आधार पर। तो महिलाओं के लिए जो सीटों को सुरक्षित किया जा रहा है बसों में, उसके अलावा तमाम प्रकार के नियोजन के अवसरों में भी, है ना, लोक नियोजन के अवसरों में भी महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। जैसे अलग से TGT PGT की वैकेंसी आती है तो उसमें महिलाओं का अलग सीट आता है ना, बालिका सीट होता है और बालकों का अलग सीट होता है। तो बालिका वाले में बालक तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो बालिका होगी वो बालक में चले जाती हैं। तो वहाँ पर इनको एक अलग से आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये जो आरक्षण इनको दिया गया है, ये कोई भेदभाव के आधार पर नहीं दिया गया, बल्कि यह तार्किक भेदभाव हुआ है। तो तार्किक भेदभाव के आधार पर इनको ये आरक्षण प्राप्त है महिलाओं को। तो बसों में भी इनको देखेंगे, और इसी में आप बच्चों को भी लेकर के देख सकते हैं कि बच्चों को, है ना, तो बच्चों को भी कुछ विशेष आरक्षण प्राप्त है या अधिकार प्राप्त हैं इसी 15(3) के तहत ही। तो लिंग के आधार पर भेदभाव हो सकता है। कौन कहता है? आर्टिकल 15(3) कहता है कि आप लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। जैसे महिलाओं को लेकर के बसों में जो सुरक्षित सीटें हैं, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें किताब में कहीं आपको मिल जाएगा, मैं मात्र एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और 15 के 5 में आप आ जाएंगे तो 15 के 5 में शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण है, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण है, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण है। अब इस शिक्षण संस्था में एक तरफ OBC होंगे, एक तरफ SC होंगे, एक तरफ ST होंगे। इनको शिक्षा संस्थाओं में उनके एडमिशन से लेकर के उनके कह सकते हैं कि नौकरी तक के आरक्षण का प्रावधान आपको देखने को मिलेगा, किसमें? आर्टिकल 15 के 5 में, ठीक। तो ये धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन अपवाद स्वरूप कहीं कहीं पर हो सकता है, लेकिन वो तार्किक होगा, इसलिए वो न्यायिक जैसी प्रक्रिया होगी वहाँ पर। चलिए अब 16 में हम लोग चलते हैं, आर्टिकल 16।
आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, इसमें 16 के और सब कहाँ गया, सिक्सटीन के 1 में, तो जो 60 का 1 है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। तो 61 में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता, ठीक है। अब इसके बाद 16 का 2 है, राज्य के अधीन, राज्य के अधीन 16 का 2, तो राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में, किसी नियोजन या पद के संबंध में, ठीक है ना। तो 16 का 2 क्या कहता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास स्थान या इससे किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में, ठीक है, किसी भी नियोजन या पद के संबंध में, है ना, धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो राज्य के अधीन यदि कोई भी व्यक्ति है जो कर्मचारी है, कार्य कर रहा है, जो राज्य के अधीन है और किसी नियोजन या पद पर वो आश्रित है और उसके बावजूद भी उसके साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। जैसे आप जानते होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब सारी पढ़ाई लिखाई करके विदेश से आए थे अपने देश, तो वहाँ पर भी उनको एक सरकारी क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो वो खुद एक गवर्नमेंटेड आदमी थे, लेकिन तब पर भी वहाँ उनके साथ छुआछूत जैसी भेदभाव की जाती थी, क्योंकि उस समय भी वो सरकारी नौकरी पर थे। तो वही बात कहा जा रहा है कि यदि आप राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में है और उसके बावजूद भी धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आपसे भेदभाव किया जा रहा है, तो इसका मतलब कि आपके मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि आप किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो एक बार आप ज़रूर मौलिक अधिकार को पढ़ें, क्योंकि मौलिक अधिकार ही आपका एक ऐसा अधिकार है जो आपके व्यक्तित्व का विकास करता है, सर्वांगीण विकास करता है, आंतरिक रूप से विकास करता है। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मौलिक अधिकार ही आप लोग जान लीजिए तो बहुत बड़ी बात है। और मौलिक अधिकार संविधान के सभी भागों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्तियों को प्राप्त है, राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, आपकी स्वतंत्रता है, हर एक क्षेत्र में स्वतंत्रता है। वरना यदि यही मौलिक अधिकार ही हटा दिया जाए तो फिर आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी और न आप बोलने के काबिल रह जाएंगे, ना ही कहीं उठने और बैठने के काबिल रह जाएंगे, सिर्फ मौलिक अधिकार को हटा दिया जाए तो। और मौलिक अधिकार हट गया तो समझिए कि लोकतंत्र का सिस्टम खत्म हो गया, फिर वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, राजतंत्र आ जाएगा। अब यहीं पर 16 का 3 देखिए, 16 का 3, हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ पर तार्किक भेदभाव किया जा सकता है। संसद, ठीक है, तो संसद के पास शक्ति है कि वह अपने राज्य में कोई एक ऐसा कानून बनाए जिसके तहत कह सकते हैं कि उस राज्य के लोगों की भलाई हो सके, अदर राज्य के लोगों की भलाई न हो पाए।
ठीक है ना। यानी कि संसद कानून बनाकर अपने राज्य, ठीक है ना। तो संसद कानून बनाकर अपने राज्य के लोगों के कल्याण की बात कर सकता है। बाहरी राज्यों के लोगों के कल्याण की बात नहीं कर सकता है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, तो जैसे कि मान लेते हैं कि यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप बैकवर्ड हो या शेड्यूल में हो या ट्राइब में हो, तो आप यदि किसी अदर स्टेट का फॉर्म, कोई भी वैकेंसी आ रही भर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिक वहाँ पर स्वतः क्या जाते हैं, जनरल में हो जाते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि आप वो राज्य चाहे तो आपको फॉर्म भरने से मना कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर उसको उस प्रकार की शक्ति प्रदान की गई है। तो कहने का मतलब यह है कि जो 16 का 3 है, यहाँ पर ये समानता को लेकर के थोड़ा सा एक अपवाद स्वरूप है, लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ अपने राज्य के कल्याण की बात करता है। यानी कह सकते हैं कि वह वहाँ पर तार्किक भेदभाव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि वो अपने राज्य के कल्याण की बात तो कर रहा है। अब दूसरे राज्य के कल्याण की बात हो या न हो, ठीक है। अब यहाँ पर राज्य का मतलब हो गया क्षेत्रीय हो गया, जैसे जो भी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, ठीक। अब 17 में क्या है, अब इसमें भी बहुत हैं, जैसे 16 का 1 है, 2 है, 3 है, 16 का 4 है, ठीक है। तो 16 के 4 में ओबीसी यानी कि जो पिछड़े जाति हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यदि आप कभी डिटेल से जानना चाहें तो मैं आप लोग को आर्टिकल 16 का 4 के बारे में डिटेल से बता दूंगा, ठीक। अब इसके बाद 17 है, आर्टिकल 17 है, तो इसमें छुआछूत अस्पृश्यता का अंत है, आर्टिकल 17, ठीक है। आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। बस यही पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 17 में है। तो आर्टिकल 17 में छुआछूत जैसी प्रक्रिया को समाप्त किया गया, अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता को लेकर के भी बहुत से महान विचारकों के अपने अलग अलग विचार रहे हैं। उन विचारकों में यदि आप देखें तो बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं ईश्वर के रूप में उसे कदापि स्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है। और वहीं महात्मा गांधी का भी है कि अस्पृश्यता जो है वो हिंदू समाज का एक कोड है, ठीक है। तो कुछ दिए थे। अब चलिए, अब इसके बाद आर्टिकल 18 है, यानी कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक है ना। इसमें उपाधियों का अंत किया गया है, जिसमें जो उपाधियों का अंत है ये केवल राज्य के कह सकते हैं कि यह जो प्रतिबंध है केवल राज्य के विरुद्ध है, और राज्य को सामाजिक सेवा के लिए कोई सम्मान या पुरस्कार देने से मना नहीं किया जा सकता है। आप सम्मान या पुरस्कार ले सकते हैं, लेकिन आप उसे उपाधि के रूप में अपने नाम के साथ प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। यही बात कहा गया है आर्टिकल 18 में, और इसमें उपाधियों का अंत है। अब इनमें कुछ उपाधियां हैं, ठीक है। तो कुछ उपाधियों में यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि 1954 में भारत सरकार ने उपाधि कह रहा हूँ मैं, पुरस्कार की बात कर रहा हूँ मैं। तो कुछ पुरस्कार हैं, आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर पुरस्कार को लेकर। बस आज समानता के अधिकार को ही मैं बताऊँगा, नेक्स्ट क्लास में मैं समानता के बाद आगे के अधिकारों के बारे में बताऊँगा। तो पुरस्कार में यदि आप देखें तो 1954 में 4 प्रकार के भारत सरकार ने पुरस्कार लागू किए थे 1954 में, ठीक है। 4 प्रकार के, कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के पुरस्कार लागू किए गए थे 1954 में। कौन कौन से थे, तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। और जो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ लिखूँ कहाँ, चलिए यहीं पर अलग पेन से, 1954 में 4 प्रकार के, 1954 में, ठीक है। भारत सरकार ने 4 प्रकार के पुरस्कार लागू किए। कौन कौन से थे, तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री।
ये 4 प्रकार के, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के पुरस्कार 1954 में भारत सरकार द्वारा देना आरंभ किया गया।